नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 का फिजिक्स में पहला पार्ट प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन पढ़ेंगे। और कुछ यहाँ पे टॉपिक लिख दिए हैं कक्षा 10 से संबंधित, जो आज हमें इस लेक्चर में क्लियर करने हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं आज कक्षा 10 का पाठ प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसमें पहला हेडिंग है आपका प्रकाश का परावर्तन, जिसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो क्या होता है, जब प्रकाश एक मान लो चिकना सतह है, चिकना तल, ठीक है। अब मान लो प्रकाश वायु से चल करके एक चिकने सतह पर इस प्रकार से आ रही है, ठीक है, और चिकने सतह से टकरा करके पुनः वायु में ही वापस लौट जा रही है, ठीक है। और एक बिंदु इसके बीच मान लीजिएगा विलंब है इस प्रकार से। तो परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी एक समान पारदर्शी माध्यम से चल करके किसी चिकने सतह पर पड़ता है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब समान पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है कि ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका अपवर्तन प्रत्येक स्थानों पर समान हो, उसे हम कहते हैं समान पारदर्शी माध्यम। वायु एक प्रकार का समान पारदर्शी माध्यम माना जाता है। वायु से जब प्रकाश चल करके किसी चिकने सतह पर पड़ी तो यहाँ पर पड़ने के पश्चात वह टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई। इसी घटना को हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती है जिन्हें आप जान लीजिए। एक किरण मान लेते हैं और ये बिंदु ओ है जहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, और एक किरण है ओ ए, जिस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और ओ से बिंदु ओ पर टकराने के पश्चात जो किरण वापस जा रही है मान लीजिए इसका नाम है ओ बी, जो है परावर्तित किरण। और ये जो बिंदु है इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और ये जो किरण आती है इसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो टकराकर वापस जाती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये जो तल है इसको बोलते हैं परावर्तक तल। और ये जो रेखा खींची गई है बिंदुओं का जो लंब डाला गया है, मान लीजिए इस लंब का नाम है ON, और इस लंब का इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब, ये अभिलंब है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बना है, इस कोण को बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, जिसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये जो है, और ये तल है M1 M2 नाम देते इसको। अब इसमें जो परावर्तन का प्रकाश का परावर्तन एक बार फिर से समझते हैं किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी समान पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी चिकने सतह पर पड़ता है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा हेडिंग हम लोग का प्रकाश के परावर्तन संबंधित परिभाषा, जिसमें पहला परिभाषा होता है परावर्तक तल। तो वह तल जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल को बोलते हैं परावर्तक तल। दूसरा परिभाषा आता है इस आपतित किरण। तो वे किरणें जो परावर्तक तल की तरफ आती हैं उन्हें बोलते हैं आपतित किरण, या परावर्तक तल की तरफ आने वाली किरणों को आपतित किरण और परावर्तक तल से टकराकर वापस जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप बिंदु O है, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु परिभाषा क्या होती है? परावर्तक तल पर स्थित वह बिंदु जिस बिंदु से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब इसके बाद आपतन बिंदु पर एक लंब डाला गया है जिसको बोलते हैं अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अगला परिभाषा है आपतित किरण आपतन कोण। तो आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये हमारा है परावर्तन से संबंधित परिभाषा। इसके बाद आता है हमारा हेडिंग परावर्तन के नियम। तो आइए देखते हैं परावर्तन के नियम क्या होते हैं। पहला नियम, ये किरण है OA, देख रहे हैं, इस किरण का नाम है आपतित किरण। दूसरा किरण है
वो भी इस किरण का नाम है परावर्तित किरण। और एक रेखा और है, एक लंब है जिसका नाम है ओ एन, इसको बोलते हैं अभिलंब। आप देख रहे हैं कि ये तीनों बिंदु जो होता है, तीनों जो चीजें हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं या एक तल पर स्थित है। यही नियम कहलाता है परावर्तन का प्रथम नियम। अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये होता है परावर्तन का प्रथम नियम। दूसरा नियम, इसमें देखिए दूसरे नियम में आपतन कोण जो होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात दूसरा नियम होता है कोण आई बराबर कोण आई। अब इसके बाद आता है दर्पण व दर्पण के प्रकार। तो देखिए दर्पण हम लोग समझते हैं अच्छे से, और ये जरूरी है, आपके एग्जाम में जरूर आता है कक्षा 10 के गोली दर्पण की परिभाषा या गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ये सब ज्यादातर पूछी जाती है। तो दर्पण की परिभाषा आप गौर से समझिएगा अच्छे से। तो दर्पण क्या होता है? देखो दर्पण एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है, एक तरीके से कह सकते हो, जो प्रकाश की परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब परावर्तन तो आप पढ़े हो, परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी एक समान पारदर्शी माध्यम से आता है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अब इसमें होता क्या है, एक कांच का टुकड़ा होता है, अब वो किसी प्रकार का हो सकता है, चाहे समतल हो, चाहे गोली हो, चाहे टेढ़ा मेढ़ा कांच का टुकड़ा हो सकता है। अगर हम उसके एक तल पर इस प्रकार पालिश करें कि उसका दूसरा तल जो हो चमकदार सतह बन जाए और वो प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित करे, तो वो चीज हो जाता है दर्पण। अब दर्पण कैसे बनाया जाता है? देखो जब किसी समतल कांच के टुकड़े या कोई गोली कांच का टुकड़ा कोई भी हो, तो यदि किसी कांच के टुकड़े के एक सतह पर पालिश कर दिया जाता है तो दूसरे सतह को चमकदार या परावर्तक तल बना दिया जाता है, उसे दर्पण कहते हैं। अब इस दर्पण में जो दूसरे तल में पालिश होता है वो किस चीज का होता है? तो इस पर होता है पारे अथवा चांदी का पालिश किया जाता है और इसके बाद इस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है। जिस प्रकार घरों में कढ़ाई होती है, आप लोग कढ़ाई देखे होंगे, कढ़ाई में क्या होता है कि नीचे जो होता है उसके, जब हम चूल्हे पे कढ़ाई में चढ़ाते हैं, चढ़ाने से पहले हम क्या करते हैं, इसे मिट्टी का लेप लगाते हैं। लेप लगाने के बाद इसमें जो है राख का बुलबुला पा देते हैं, तो ये क्या करता है, उष्मा का शोषण करता है उसमें। इसी प्रकार से ठीक दर्पण बनाया जाता है। इसमें पहले क्या किया जाता है कि चांदी अथवा पारे का पालिश कर दिया जाता है, उसके बाद इस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है, जिसके कारण इसका जो दूसरा सतह होता है वो पूर्ण रूप से प्रकाश को परावर्तित करता है, यानी ये दूसरा तल परावर्तक तल मिल जाता है, जिसे हम लोग संक्षेप में क्या कहेंगे, दर्पण। क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। तो दर्पण की परिभाषा अच्छे से समझ जाइएगा। मूल रूप से इसको अगर दर्पण अगर पूरा अच्छे से बोलना चाहते हैं दर्पण की परिभाषा, इससे बोलना है आपको कि यदि किसी कांच के टुकड़े एक तल पर चांदी अथवा पारे का पालिश करके उस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दे और दूसरे तल को परावर्तक तल बना दे, उसे दर्पण कहते हैं। फिर से दर्पण की परिभाषा, यदि किसी कांच के टुकड़े के एक सतह पर चांदी अथवा पारे का पालिश करके उस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दे और दूसरे सतह को परावर्तक तल बना दे, उसे दर्पण कहते हैं। अब आता है दर्पण के प्रकार। देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्य रूप से आपको बोर्ड में पढ़ना है, दो प्रकार के दर्पण, दो प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है हमारा गोली दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? अब मान लो कि कोई समतल कांच का टुकड़ा है, इस प्रकार से एकदम समतल मतलब है कि दोनों तल जो होना चाहिए एकदम समतल होना चाहिए। कुछ खुरदुरे तल होते हैं, तो ये एकदम समतल होना चाहिए। अगर कोई समतल कांच का प्लेट है, उसके तल पे उसी प्रकार किसी चांदी अथवा पारे का पालिश करके एक सतह पर अगर आयरन ऑक्साइड चांदी अथवा पारे का पालिश करके उस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दो और दूसरी सतह को परावर्तक तल बना दो, वो हो जाता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण की परिभाषा क्या होगी? यदि किसी समतल कांच के प्लेट के एक सतह पर चांदी अथवा पारे का पालिश करके उस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दे और दूसरे सतह को परावर्तक तल बना दे, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समझ गया? अब एक चीज ध्यान रखिए, समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है, ये आपको पढ़ना है नहीं, ये फिर बता दें। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव वस्तु के बराबर आकार का बनता है, आभासी और सीधा बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सदैव वस्तु के बराबर आकार का, आभासी और सीधा बनता है।
और इस दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होता है अनंत, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। दूसरा है गोली दर्पण। अब गोली दर्पण के बारे में लोग समझते हैं कि गोली दर्पण क्या होता है। मान लीजिए कोई कांच का खोखला गोला है। कांच का खोखला गोला मतलब है इसके अंदर कुछ नहीं भरा होना चाहिए, एकदम अंदर से खोखला होना चाहिए और पूरा कांच का गोला होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई कांच का खोखला गोला है, अब इसको मान लीजिए दो इसको काटे, तो काटते हैं तो दो प्रकार की आकृति सामने आती बन करके। आप देखिए इस प्रकार से दो आकृतियां सामने आएंगी। तो इस तल को बोलेंगे उभरा तल, इसको बोलते हैं दबा तल, और इसमें जो है ये उभरा तल है, ये दबा तल। और दूसरे वाले देखते हैं ये दबा तल है और ये उभरा तल है। तो हम दर्पण इसमें दो प्रकार से बना सकते हैं, या क्या कर सकते हैं लोग, अगर हम लोग चाहें तो दबे तल पे पालिश कर दें, है ना। दबे तल पे अगर हम पालिश करते हैं तो उभरा तल परावर्तक तल बन जाता है। अगर हम दबे तल पे पालिश करते हैं उभरा तल चमकदार बन जाता है, परावर्तक तल बन जाता है। तो ऐसे दर्पण को लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। इसके विपरीत अगर मान लो अभी तो हम लोग दबे तल पे पालिश किए, अब मान लो अगर उभरे तल पे अगर हम पालिश करते हैं, मान लो उभरे तल पे पालिश कर देते हैं, ठीक है। तो उभरे तल पे अगर हम पालिश करते हैं तो दबा तल परावर्तक तल बन जाता है, चमकदार तल बन जाता है। इस दूसरे तल को हम लोग बोलते हैं, यानी इस दर्पण को बोलेंगे हम लोग, ये भी गोली दर्पण है और इस गोली दर्पण को बोला जाता है अवतल दर्पण। ठीक है। तो अब ये दोनों गोली दर्पण है। तो गोली दर्पण होता क्या है? ये भी गोली दर्पण है, ये भी गोली दर्पण है। तो गोली दर्पण की परिभाषा क्या बोलेंगे आप लोग? तो बोलेंगे यदि किसी कांच के खोखले गोले को, ध्यान समझिएगा, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट करके, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक सतह पे, चाहे दबे सतह पे करो चाहे उभरे तल पे करो, किसी तरह, तो यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक सतह पर चांदी अथवा पारे का पालिश करके उस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दें और दूसरे सतह को या दूसरे तल को परावर्तक तल बना दें, उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। या इसकी परिभाषा और अच्छे से लिख सकते हो कि किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक सतह पर चांदी अथवा पारे का पालिश करके उस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दे और दूसरे सतह को परावर्तक तल बना दे, उसे गोली दर्पण कहते हैं। अब गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि बताएं। अगर हम दबे तल पे पालिश करें तो बरातर परावर्तक तल बन जाता है, उस दर्पण को हम लोग बोलते हैं, उस गोली दर्पण को क्या बोलेंगे? उत्तल गोली दर्पण या उत्तल दर्पण। दूसरा, अगर हम उभरे तल पे पालिश कर दें तो दबातल परावर्तक तल बन जाता है, इस दर्पण को हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होती है, अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है? तो गोली दर्पण दो प्रकार के, जैसा बताया। पहला होता है उत्तल दर्पण, तो वह गोली दर्पण जिसके दबे तल पर, वह गोली दर्पण जिसके दबे तल पर चांदी अथवा पारे का पालिश करके उस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दे और उभरे तल को परावर्तक तल बना दे, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दूसरा होता है अवतल दर्पण, तो वह गोली दर्पण जिसके उभरे तल पर, जस्ट इसका उल्टा, वह गोली दर्पण जिसके उभरे तल पर चांदी अथवा पारे का पालिश करके उस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दे और दबे तल को परावर्तक तल बना दे, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। बात समझ में आई? फिर से एक बार, गोली दर्पण किसे कहते हैं? तो किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक तल पर चांदी अथवा पारे का पालिश करके उस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दे और दूसरे भाग को या दूसरे तल को परावर्तक तल बना दे, उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? तो वह गोली दर्पण जिसके दबे तल पर चांदी अथवा पारे का पालिश करके उस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दे और उभरे तल को परावर्तक तल बना दे, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण वह गोली दर्पण जिसके उभरे तल पर चांदी अथवा पारे का पालिश करके उस पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा दे और दबे तल को परावर्तक तल बना दे, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब आता है अगला हेडिंग, तो ये खत्म हो गया आपका हेडिंग। 5 हेडिंग आपने क्लियर कर लिया, गोली दर्पण, गोली दर्पण, समतल दर्पण की परिभाषाएं। अब आता है गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आप लोग अच्छे बारीकी से समझिएगा, क्योंकि 10 की परीक्षा में इसी से ज़्यादातर पूछे जाते हैं प्रश्न, तो इसको आप लोग अच्छे समझिएगा। और ये समझ जाएंगे तो आप किरण आरेख भी खींचना समझ जाएंगे और किस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है
वो भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखते हैं अगला हेडिंग हम लोग का है गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा। तो जानते हैं गोली दर्पण दो प्रकार होता है, उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। तो गोली दर्पण संबंधी परिभाषाओं में पहला आता है परिभाषा, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं कि कौन सी परिभाषा है, ठीक है, किन किन चीजों का हमें परिभाषा देना है। तो पहला होता है ध्रुव, ठीक है, दूसरा होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, और तीसरा होता है हम लोग का वक्रता त्रिज्या, कहता है वक्रता त्रिज्या, और चौथा होता है हम लोग का मुख्य अक्ष, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, और पांचवा होता है हम लोग का फोकस, ठीक है, समझिए इसको मुख्य फोकस बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस, ठीक है। अगला हेडिंग हम लोग का है फोकस दूरी, फोकस दूरी, और अगला हेडिंग हम लोग का फोकस तल, ठीक है, फोकस तल, और अगला हेडिंग हो गया हम लोग का सातवां, ठीक है, अभिलंब हो सकता है, और एक हेडिंग लिख सकते हो दर्पण का द्वारक, द्वारक किसे कहते हैं, द्वारक, और हो सकता है नुमा, और कोई आठ है, ठीक है, और एक होता है आप लोग समझिएगा संयुग्मी फोकस, ये आप लोग बाद में समझाया जाएगा, संयुग्मी फोकस, तो अगर कुछ छूटा होगा तो बाद में लिख लिया जाएगा, तो पहले इतनी चीजों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। पहला होता है ध्रुव, ध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है, तो ध्रुव देखिए किसे कहते हैं, मान लीजिए एक दर्पण है, इस दर्पण को बोलेंगे अवतल दर्पण, ठीक है, ये अवतल दर्पण है, और इस तल को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तल को पूरे को क्या बोलते हैं, परावर्तक तल, क्या बोलते हैं, परावर्तक तल। तो परावर्तक तल है, मान लो इस परावर्तक तल का कोई मध्य बिंदु होगा, ये पूरे तल का कोई मध्य बिंदु जरूर होगा, उसी मध्य बिंदु को हम लोग बोलते हैं ध्रुव, क्या बोलते हैं, ध्रुव। यानी गोली दर्पण, एक गोली दर्पण है, अब देखिए दूसरा दर्पण अगर देखा जाए, उत्तल दर्पण की बात किया जाए, उत्तल दर्पण इस प्रकार से होता है, इसका भी परावर्तक तल का कोई मध्य बिंदु होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पी यानी ध्रुव। तो ये दोनों गोली दर्पण, ध्रुव की परिभाषा क्या बोलेंगे, गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव किसे कहते हैं, गोली दर्पण का परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, यानी गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दूसरा आता है वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र की परिभाषा अच्छे समझते हैं, ये जरूरी है। ज्यादातर देखिए आपसे क्या पूछा जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो इसकी परिभाषा पूछते हैं, इसकी परिभाषा पूछते हैं, और गोली दर्पण की परिभाषा पूछते हैं, और कभी कभी संयुग्मी फोकस की परिभाषा पूछ लेते हैं, जो कि आप लोगों को पता नहीं होता है। तो देखते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है, तो वक्रता केंद्र की परिभाषा में देखिए, तो वक्रता केंद्र में ये अवतल दर्पण है, और ये मान लीजिए वक्रता केंद्र होता है, तो अवतल दर्पण है। अब ये अवतल दर्पण एक गोली दर्पण होता है, ठीक है। अब अवतल दर्पण जो होता है किसी कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया होगा, बात समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये गोलाकार होता है। अब इस गोले को अगर पूर्ण करें, या इस दर्पण को हम पूरा करें, देखोगे पूरा करने पर ये गोला बन जाता है, ठीक है, और इस गोले का कोई ना कोई केंद्र रहा होगा, और जो इसका केंद्र होगा वही कहलाता है दर्पण का, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र। अर्थात तो ये अवतल दर्पण है, तो ये गोली दर्पण है, तो गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया है, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट करके बनाया गया है, उसके केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र, और इसे सिंबल सी से प्रदर्शित किया जाता है, इसे सी से। फिर समझते हैं गोली दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट करके बनाया गया है, उसके केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अच्छे समझ में आएगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, जो कि आकाशीय प्रश्न होता है,
इसके बाद आता है देखो वक्रता, जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु था उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव क्या के बीच की जो दूरी होती है, ध्यान दीजिएगा, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसे हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। समझ में? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोली दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर समझते हैं दूरी से कहते हैं गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया गया है उसके केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल आर द्वारा प्रदर्शित किया है। इसके बाद आता है मुख्य। अब देखिए मुख्य क्या कहते हैं? अगर हम इस ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर एक रेखा निकल जाए, इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य। यानी वह रेखा जो गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य। फिर समझते हैं मुख्य। मुख्य किसे कहते हैं? गोली दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण जो बोले थे हम लोग कि फोकस या मुख्य फोकस की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसे बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट माना गया है और इस पर आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हालांकि सब परिभाषा इंपॉर्टेंट होती है लेकिन इसको विशेष रूप से इंपॉर्टेंट रख समझिएगा क्योंकि ये परिभाषा आप डिस्क्राइब जल्दी नहीं कर पाते हैं और ये समझ में भी नहीं आता। इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद आप लोग को पढ़ाया जा रहा है फोकस किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। नहीं समझेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में फिर नंबर कटेंगे, फिर आप लोग कहेंगे सर ये नहीं पढ़ाया गया वो नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो फोकस की परिभाषा हम लोग समझते हैं। फोकस किसे कहते हैं? देखो ध्यान से, ये अवतल दर्पण है, दिख रहे हो अवतल दर्पण। अब इससे एक रेखा ऐसी निकलेगी, ये जान रहे हो क्या है? ये होता है ध्रुव और इधर होता है वक्रता केंद्र, जितना कि आप लोग पढ़े होंगे। अब अगर मान लो इस रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से रेखाएं आई एक बिंदु विशेष बिंदु से होकर जाती है। इसमें तो जाती है, देखिए ध्यान से, एक विशेष बिंदु से होकर जाती है और फिर पुनः अगर इसके समांतर कोई रेखा आ रहा है तो वह उसी बिंदु से होकर जाएगी जिससे अगला बिंदु देखा गया है। तो ये एक दूसरे को एक स्थान पर मिलती है। सारे समांतर रेखाएं जो मुख्य अक्ष के समांतर रेखाएं होती है वो एक बिंदु पर मिलती है और उसी बिंदु को बोलते हैं हम लोग फोकस, जिसे हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब ये दर्पण कौन सा है? आप लोग समझो, गोली दर्पण में कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का फोकस तो देखो यहाँ पे होता है जो कि वास्तविक फोकस होता है। वास्तविक फोकस क्यों कहते हैं इसमें? क्योंकि इसमें जो है प्रकाश किरणें वास्तव में परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए इसका फोकस क्या होता है? वास्तविक होता है। इसे मुख्य फोकस भी कहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा, इसके बाद दूसरा आता है दर्पण, उसको बोलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण, जो कि जस्ट उल्टा इस प्रकार से होता है। और एक चीज और याद रखिएगा आप लोग कि जो भी किरणें खींची जाती है वो सदैव बाईं ओर से खींची जाती है। दर्पण किस ओर से खींची जाती है? बाईं ओर से। अब देखिए दूसरा है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में समझिएगा, उत्तल दर्पण इस प्रकार होता है, इसका ध्रुव इधर होता है, ठीक है, इसका ध्रुव इधर होता है, वक्रता के इसकी इधर होता है। इसलिए अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, मान लो इसकी किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये नीचे जो नहीं झुकती बल्कि ये कहाँ करती है? ऊपर की ओर उठती है। इस प्रकार से अब नीचे से भी अगर मान लो कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है तो ये ऊपर की ओर नहीं खिंचती, अब बल्कि क्या होगी? नीचे की ओर झुकेगी। अब इन दोनों किरणों को एक दोनों परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है और ये परावर्तित किरण दर्पण पर अपने पश्चात लौट गई। अब इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे मिलाते हैं तो एक बिंदु पर ये लोग मिलते हैं, मिलती नहीं है वास्तव में बल्कि मिलती ही प्रतीत होती है और इसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं फोकस। इसका फोकस उत्तल दर्पण का फोकस। तो यहाँ विशेष समझने वाली बात ये है कि फोकस, गोली दर्पण का फोकस हम लोग परिभाषा पढ़े हैं, गोली दर्पण संबंधित परिभाषा, लेकिन यहाँ पे जो फोकस आ रहा है वो दो दर्पणों का आ रहा है, अलग अलग डिफिनेशन हो जा रहा है। एक तो हो जा रहा है अवतल दर्पण का फोकस, दूसरा हो जा रहा है उत्तल दर्पण का फोकस। अब इसको चाहो तो आप फोकस में दो हेडिंग डाल सकते हो, एक हेडिंग डाल सकते हो अवतल दर्पण का फोकस, दूसरा हेडिंग डाल सकते हो उत्तल दर्पण का फोकस। तो अवतल दर्पण का फोकस किसे कहेंगे? तो कहोगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। और इसका जो फोकस होता है यानी अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो वास्तविक फोकस होता है, ठीक है। और इसे कैपिटल एफ द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा फोकस होता है उत्तल दर्पण का फोकस। किसका? उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का फोकस किसे लेंगे? तो ध्यान रखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, फिर से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, जैसे लगता है कि किरण वास्तव में तो किरण प्रकाश में यहाँ से यहाँ पर आ रही और यहाँ पर आने पर दूसरे माध्यम नहीं जा सकती, पीछे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इधर जो है पालिश किया हुआ है और ये किरण जो है परावर्तन तंत्र पड़ता है और ये ऊपर की होता है। लेकिन वास्तव में अगर हम देखते हैं, देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी न किसी बिंदु से परावर्तित होकर सीधी आ रही है। तो वो जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु कहलाता है फोकस। किसका? उत्तल दर्पण का फोकस। और इसका जो फोकस होता है वो आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। क्यों आभासी होता है? क्योंकि वास्तविक प्रकाश में यहाँ पे आके नहीं मिल सकती, बल्कि क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसके फोकस को बोलते हैं आभासी फोकस होता है। तो फिर से एक बार समझते हैं उत्तल दर्पण। देखो फोकस की परिभाषा दो प्रकार से दे सकते हो, पहले अवतल दर्पण का फोकस, दूसरा उत्तल दर्पण का फोकस। तो अवतल दर्पण की फोकस किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम अवतल दर्पण का फोकस करते हैं। उत्तल दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण का फोकस। और इसे भी कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और आप लोग एक चीज विशेष रूप से जाने लो कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है जबकि उत्तल दर्पण का फोकस आभासी। अब तो ये फोकस की परिभाषा आपने बोला जरूर, लेकिन ये दोनों जो परिभाषाएं हैं ये अलग अलग है। अगर हम इन दोनों परिभाषाओं को कंबाइन कर लें या कॉम्बिनेशन बनाएं दोनों परिभाषाओं को, हम चाहते हैं कि हम सिर्फ एक ही परिभाषा बोलेंगे, वो सिर्फ होना चाहिए गोली दर्पण का परिभाषा। यानी अब अलग अलग आप फोकस बोल रहे थे, एक अवतल दर्पण का फोकस बोल रहे थे, एक उत्तल दर्पण का फोकस बोल रहे हैं। लेकिन अब अगर आप बोलेंगे गोली दर्पण, क्या? गोली दर्पण का फोकस, तो इसमें आपको जो है दोनों परिभाषाओं को कंबाइन करना पड़ेगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा। तब जोड़ोगे कैसे दोनों परिभाषाओं को? ध्यान रखिएगा, दोनों जोड़कर एक अंक बनेगा। तो बोलोगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, अब जाके अब दोनों ही गोली दर्पण होते हैं। तो अब देखिएगा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोली दर्पण से, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, सकते हैं आप अवतल दर्पण, अथवा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ब्रैकेट में आप उसके कुछ करके उत्तल दर्पण में, उसे हम गोली दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस करते हैं। ये दो परिभाषाएं एक ही हो गए और आप उसको छोटे में अच्छे से आसानी से लिख लोगे, आपको पूरा से पूरा नंबर मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो मुख्य फोकस या फोकस है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ये परिभाषा जरूर पूछी जाती है अधिकांश, और बच्चे क्या करते हैं? गड़बड़ी कर देते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि आभासी क्या मिलती प्रतीत होती है, मिलती है या जाती है, जाती प्रतीत होती है। इन सब उनको बड़ा कंफ्यूजन होता है और वो गलत कर देते हैं। तो आपको गलत नहीं करना है, बिल्कुल सोच समझ के अच्छे से इसको समझ जाइए, अच्छे से इसको समझ लीजिए, उसके बाद आप उसको आसानी से बोल सकते हैं। एक बार अगर समझ में आ गया सही से ना, एक बार अगर समझ में आ गया तो ये सोचिए कि आपको पूर्ण रूप से आ गया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इतना आपको जरूर रिवाइज